गए देखे लॉक है, अगल बगल से पूछे, बोला 3 महीने से नहीं है। कुछ डाउट हुआ, दरवाजा तोड़ा, देखा अंदर में सब ब्लड वगैरह है। स्केलेटन देखने से ऐसा पता चला कि कोई भारी तेज धारदार हथियार से ही वार किया गया। सबसे पहले उन्होंने नानी का कत्ल किया, माँ को मारा, भाई को मारा, पिताजी को मारा। बॉडी चूंकि रखा गया था सेप्टिक टैंक में, काफी डिकम्पोज भी। ये बहुत विभत्स घटना थी जमशेदपुर के लिए। बिल्कुल रोंगटा खड़ा करने वाला ये जुर्म था। एक छत, 30 घंटे, 4 कत्ल। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। एक छत के नीचे एक एक कर 4 लोगों का कत्ल, लाशों के साथ घंटों का इंतजार और फिर मौका मिलते ही घर के पीछे बने मैनहोल में लाशों का निपटारा। स्टील सिटी जमशेदपुर की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अब 16 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये शहर तो क्या, इस सूबे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी यादों में ये कहानी जरा सी भी धुंधली पड़ी हो। एक्स फाइल्स में आज हम पन्ना खोलने जा रहे हैं 16 साल पुरानी उसी खौफनाक खूनी लव स्टोरी की। उनतीस जनवरी 1999 दोपहर के 1:30 बजे जमशेदपुर। शहर के टेल्को इलाके में मौजूद ये मकान है भौमिक परिवार का, लेकिन इस मकान के अंदर अब से बस कुछ ही देर बाद जो कुछ होने वाला है वो बड़ा ही अजीब और बेहद डरावना है। इस वक्त इस घर में 3 लोग मौजूद हैं। घर की जवान बेटी चैताली, उसकी मां लकी और उसकी बुजुर्ग नानी अनीता राय। तभी अचानक घर में एक चौथे शख्स की एंट्री होती है। ये चौथा शख्स है इसी घर का दामाद और चैताली का शौहर रिजवान खान। हालांकि रिजवान के यहां आने की खबर घर के बाकी 2 लोगों यानी चैताली की मां और नानी को नहीं होती और दोनों आने वाले वक्त से बेखबर अपने अपने काम में मसरूफ रहते हैं। दोपहर के खाने के बाद जहां चैताली की बुजुर्ग नानी पहली मंजिल पर बने अपने कमरे में आराम कर रही होती है, वहीं चैताली की मां अपने कमरे में कोई और काम निपटा रही होती है। लेकिन तभी चुपके से इस घर में आ पहुंचा रिजवान अपनी बीवी चैताली के साथ सीधे उसकी नानी के कमरे में पहुंचता है और दोनों नींद में गाफिल बुजुर्ग नानी पर टूट पड़ते हैं। पहले दोनों उनका गला दबाते हैं और फिर चौपर से एक के बाद एक कई वार कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। ये 4 कत्ल के इस डरावने सिलसिले का पहला कत्ल था। दिन ढलने लगता है, लेकिन रिजवान अपने ससुराल से वापस नहीं लौटता, बल्कि अपनी बीवी के साथ ऊपर के इसी कमरे में रुकने का फैसला करता है। धीरे धीरे रात गुजरती है। अगले दिन चैताली का 14 साल का भाई कल्याण अपनी नानी से मिलने ऊपर के इसी कमरे में पहुंचता है, लेकिन यही कल्याण की जिंदगी की आखिरी घड़ी साबित होती है। चैताली अपने शौहर रिजवान के साथ मिलकर अपने भाई के साथ भी वही सलूक करती है जो उसने 1 रोज पहले अपनी नानी के साथ किया था। पहले तो दोनों उसका गला घोंटते और फिर चौपर से वार कर उसे भी मौत की नींद सुला देते हैं। यह इस खौफनाक सिलसिले का दूसरा कत्ल था। लेकिन इतना होने के बावजूद चैताली की मां लकी और उसके पिता शुभेंदु भौमिक को घर में मचे इस कत्ल गारत की
कानों कान खबर नहीं होती। भौमिक परिवार के जिंदा बचे बाकी सदस्यों की जिंदगी दूसरे दिनों की मानिंदी चलती रहती है, लेकिन तभी इस परिवार में मौत तीसरी बार दस्तक देती है। शुभेंदु के घर से बाहर जाते ही अब दोनों चैताली की मां लकी को अपना निशाना बनाते हैं। ठीक पहले के 2 कत्ल की तरह ही चैताली और रिजवान पहले लकी को काबू करते हैं, उसका गला घोंटते हैं और फिर चॉपर से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह इस सिलसिले का तीसरा कत्ल था। भौमिक परिवार का यह मकान अब लाशों से पटने लगा है, मरघट में तब्दील होने लगा है। घर में 3 लाशें पड़ी हैं, पहली नानी की, दूसरी भाई की और तीसरी मां की। लेकिन अब भी कोई है जिसका मरना बाकी है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वो है इस परिवार का मुखिया और चैताली के पिता शुभेंदु भौमिक। अब बेटी और दामाद मौका मिलते ही शुभेंदु का भी वही हश्र करते हैं जो इस परिवार के बाकी 3 लोगों का पहले ही कर चुके हैं। गला घोटने के बाद चॉपर से टुकड़े कर कत्ल। ये 4 कत्ल के इस सिलसिले का चौथा और आखिरी कत्ल था। दोनों को ये 4 कत्ल अंजाम देने में 30 घंटे लगते हैं और इसके साथ ही पूरा का पूरा भौमिक परिवार साफ हो जाता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि शायद ये परिवार कहीं घूमने गया है, लेकिन जब इस परिवार के वापस लौटने का इंतजार वक्त से लंबा होने लगता है तो एक रोज वक्त खुद ही इस घर से गायब हुए 4 लोगों का पता ढूंढ निकालता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। आसपास रहने वाले तमाम लोगों की तरह ही चैताली की मां लकी भौमिक के भाई यानी चैताली के मामा डॉक्टर अनुपम राय को भी अब अपनी बहन और उसके पूरे परिवार की गुमशुदगी परेशान करने लगती है। और इसी परेशानी में वो नजदीकी कस्बे घाटशिला से जमशेदपुर आ पहुंचते हैं। डॉक्टर राय यहाँ सबसे पहले अपनी बहन लकी के ही घर जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। इसी उधेड़बुन में जैसे ही वो घर के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक अजीब सी बात नजर आती है। और ये बात है घर के पीछे बने मैनहोल के ढक्कन की सीमेंट से हुई ताजा चिनाई। भौमिक परिवार के 4 लोग बेशक रहस्यमयी तरीके से 6 महीने से गायब हो, उनके घर में ताला लटक रहा हो, लेकिन घर के पिछले हिस्से में बने मैनहोल में ताजा ताजा चिनाई के निशान नजर आते हैं। और ये बात पढ़े लिखे काबिल और समझदार डॉक्टर अनुपम राय को चौंका देती है। उन्हें लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, लिहाजा वो सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं। वो सब चीज़ तो सामने हम लोग कुछ देखे नहीं है, कुछ किसी को पता भी नहीं चला। जब वो तो 5-6 महीने के बाद ही जाके जो पता चला उस समय। क्या जानकारी क्या हुआ? जानकारी तो जब उनका मामा जो था वही खोजबीन किया, उसका माँ का लिए जो पैसा सब भेजता था, वो जब रिटर्न जा रहा था तब उनको वहाँ से पता चला कि क्यों खोज लगाया, तब पता चला। खबर मिलने पर पुलिस अब भौमिक परिवार के खाली पड़े घर में पहुंचती है और सबसे पहले घर की तलाशी लेती है। घर की हालत अपने आप में काफी कुछ बयान कर जाती है, लेकिन इसी बीच जैसे ही भौमिक परिवार की तलाश में पुलिस मैनहोल का ढक्कन खोलती है तो तेज बदबू और अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मैनहोल में पुलिस को 4-5 इंसानी जिस्म नजर आते हैं। इन लाशों को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि ये लाश यहाँ कोई हाल के दिनों में नहीं बल्कि हफ्तों या फिर यूं कहें कि महीनों पहले निपटा गया है। ऐसे में किसी भी लाश की पहचान मुमकिन नहीं हो पाती, लेकिन पुलिस उन्हें मैनहोल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम से कत्ल के तरीके के साथ साथ ये बात भी करीब करीब साफ हो जाती है कि लाश भौमिक परिवार के 4 लोगों की ही है। चैताली को छोड़कर पूरे परिवार का खात्मा हो चुका था, तो सवाल यह था
कि सिर्फ चैताली कैसे बच गई। पुलिस के शक की सुई अब चैताली पर ही जाकर टिक जाती है। दरअसल भौमिक परिवार के गायब होने के बाद भी चैताली न सिर्फ इसी घर में मौजूद थी, बल्कि काफी दिनों तक वो यहाँ आने वालों को ये कहकर गुमराह करती रही कि उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हैं। लेकिन अब मामला लगभग साफ हो चुका था, मगर खुद चैताली गायब। अब पुलिस चैताली की तलाश में पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस चैताली तक पहुंच पाती, वो खुद अपने शौहर रिजवान के साथ अदालत में अचानक सरेंडर कर देती है। और इसके बाद 4 कत्ल की इस खौफनाक वारदात के पीछे की जो कहानी सामने आती है, वो हर किसी को चौंका देती है। दरअसल तब के टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को में काम करने वाले शुभेंदु भौमिक की छोटी बेटी चैताली शुरू से ही एक आजाद ख्याल लड़की थी। और अपनी इसी आजाद ख्याली में वो इन दिनों एक नौजवान के प्यार में पागल हो गई जब वो स्कूल में थी। यह नौजवान था रिजवान खान, शहर का उभरता हुआ क्रिकेटर रिजवान खान। असल में चैताली जिस सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, उसके पास ही कीनन स्टेडियम में रिजवान क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए आता था और यहीं पहले दोनों की मुलाकात हुई और फिर आंखें चार हो गई। अच्छा क्रिकेटर था स्थानीय स्तर का, और चैताली का स्कूल भी वहीं था, वो भी स्पोर्ट्स में कुछ रुचि रखती थी। उनकी मुलाकात इसी खेलकूद के माहौल में किसी क्रम में हुआ है। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती का विरोध घर वालों ने किया, खास करके चैताली के घर वालों ने, क्योंकि रिजवान मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करता था। चैताली रिजवान से शादी करना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते के लिए चैताली के घर वाले किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। लिहाजा पहले तो चैताली ने रिजवान के साथ चुपके से कोर्ट मैरिज की और फिर गुजरते वक्त के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई। जब ये बात भौमिक परिवार को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी चैताली को काफी फटकार लगाई। और यहीं से चैताली के मन में नफरत की आग कुछ ऐसी सुलगी कि वो देखते ही देखते पूरे भौमिक परिवार को जला गई। उन दिनों जमशेदपुर का यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस हर किसी की जुबान पर था। इस छोटे से शहर में लोग इस बात को लेकर बेहद हैरान थे कि आखिर कोई बेटी खुद अपने ही हाथों से एक एक कर अपने ही माँ बाप, भाई और नानी की जान कैसे ले सकती है, और वो भी बिल्कुल ठंडे दिमाग से। तो तफ्तीश की रोशनी में 4 कत्ल की बाकी की कहानी जब सामने आई तो लोग जैसे और भी हैरान हो गए। घर वालों से नफरत और अकेले ही माँ बाप की पूरी जायदाद हड़प लेने की हसरत ने जैसे चैताली की आंखों का सारा पानी ही खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि उसने पहले तो अपने शौहर के साथ मिलकर अपने परिवार को खत्म करने की साजिश रची और फिर कत्ल के बाद राज छुपाने के लिए तमाम लाशों को घर के पीछे बने मैन हॉल में डालकर उसका ढक्कन इस उम्मीद से चुनवा दिया कि लाशों के साथ उनकी मौत का राज भी अब हमेशा हमेशा के लिए मैन हॉल में ही दफन हो जाएगा। लेकिन ढक्कन में लगे सीमेंट ने ही यह राज खोल कर रख दिया। अदालत में मामला चला, लेकिन कोई चश्मदीद नहीं था। का जुडिशल कन्फेशन का हम लोगों ने जिक्र किया, और सबसे बड़ी बात है कि उस केस में एक अप्रूवर हम लोगों को मिला जो कि डेड बॉडी को छिपाने में उन लोगों को मदद किया था। वो महबूब नाम था उसका।
जमशेदपुर सेशन कोर्ट्स में 4 कत्ल का यह मुकदमा 1.5 साल तक चला। कोर्ट ने चैताली और रिजवान दोनों को 13 मार्च 2001 को फांसी की सजा सुनाई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोनों ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2003 को लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। दोनों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। इसके बाद दोनों ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फिलहाल चैताली और रिजवान दोनों ही झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद हैं। चैताली ने जेल में ही अपने बेटे को जन्म दिया और दोनों जेल से ही उसकी परवरिश कर रहे हैं। क्योंकि दोनों के लिए अब कानून के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लिहाजा दोनों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। जिस वक्त उन्हें यह सजा हुई थी, उम्र कैद तब 20 साल का हुआ करता था। लिहाजा अपनी सजा के 20 साल पूरा होने के बाद दोनों जेल से बाहर आ सकेंगे। नहीं, टिल डेथ नहीं होगा, इसलिए कि वो 2002 का जजमेंट था और ये जजमेंट आया बाद में। जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो पहले का इफेक्ट नहीं दिखलाया उसको, बल्कि जिस दिन जजमेंट पास हुआ उस दिन से आया। इसलिए ये 20 साल वाला काउंट करेगा। 20 साल वो घटाते घटाते 14 साल 15 साल आता है। इस वाकये को अब लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन जमशेदपुर के लोग आज भी इस कत्लेआम को याद कर सिहर उठते हैं। तो जमशेदपुर की खूनी लव स्टोरी की पड़ताल करती ये थी एक्स फाइल्स। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त एक और फाइल के पन्ने पलटेंगे ताकि जान सकें कि आखिर क्या हुआ उस जुर्म का जो कभी सुर्खियां था।